हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग अपने आर्म्स एक्ट के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानेंगे कि हमारे यदि लाइसेंस है उसे कब अनुज्ञापन पदाधिकारी जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं और किन किन ग्राउंड पर उसे रिवॉक किया जा सकता है, मतलब कि वापस लिया जा सकता है हमारे लाइसेंस को। ये हमारा लाइसेंस अगर है तो उसे कब जो है सो रिवॉक किया जा सकता है और कब कब किस किस ग्राउंड पर सस्पेंड किया जा सकता है। इसकी जानकारी हमें आर्म्स एक्ट के सेक्शन 17 का क्लॉज नंबर 3 में मिलता है, जिसमें टोटल 6 पॉइंट देखने को मिलता है। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट में 3 बात बताता है कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी संतुष्ट हो जाती है कि कोई पर्सन, कोई बंदा जो है वो निषिद्ध किया गया है, उसे आर्म्स एक्ट के थ्रू या किसी अन्य एक्ट के थ्रू लाइसेंस रखने के वो काबिल हैं ही नहीं, आर्म्स एक्ट के थ्रू या किसी अन्य एक्ट के थ्रू। दूसरा बात, अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और अगर वो व्यक्ति अनफिट है, किसी भी रीजन से अपने पास हथियार रखने लायक वो नहीं है, तो उसे अनुज्ञापन पदाधिकारी उसके लाइसेंस को रिवॉक कर लेगा और सस्पेंड कर लेगा, और पहली बात तो देगा भी नहीं जल्दी। तो इफ़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट टू एक्वायर और पोजेस आर्म्स और एम्यूनिशन, ठीक है, और इफ़ द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड और इफ़ द पर्सन इज अनफिट ड्यू टू एनी रीजन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। दूसरा ख नंबर ये कहता है कि दूसरा 17 का 3 का पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए वर्तमान में लाइसेंस को रिवॉक किया जाना नेसेसरी है, तो वो क्या कर सकती है कि लाइसेंस को निरस्त कर सकती है, रिवॉक कर सकती है। कुछ दिनों के लिए रिवॉक कर लेगी, फिर दे देगी। तो पब्लिक सेफ्टी के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा ग्राउंड दोस्तों देखने को मिलता है कि अगर लाइसेंस जो है वो ऑब्टेन किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा गलत जानकारी दे करके या मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा करके, मतलब कि किसी फैक्ट को छुपा करके या गलत जानकारी दे करके लाइसेंस लिया गया है, तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा या फिर उसे लाइसेंस को रिवॉक किया जाएगा। अगर चौथा बात क्या देखने को मिलता है कि अगर अगर एनी कंडीशन है, मतलब किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है लाइसेंस होल्डर जो है, किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिस ग्राउंड पर लाइसेंस दिया जाता है उस ग्राउंड, उसमें से किसी एक ग्राउंड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके बाद जो है ये पांचवा बात आता है कि अगर लाइसेंस होल्डर जो है वो जो 17(1) के शर्त हैं उसे सफल कर पाने में, अर्थात उसे पूरा कर पाने में असफल रहता है। दोस्तों, सेक्शन 17 का 1 बताता है कि जो लाइसेंस होल्डर है वो कुछ लिमिटेड अमाउंट में जो शर्त है वो लगा सकती है कि अगर आपको लाइसेंस के लिए अगर आपको बंदूक रखना है तो ये शर्तों को मानना पड़ेगा। अगर उन शर्तों को जो लाइसेंस होल्डर है वो पूरा कर पाने में असफल रहता है, तो क्या होगा कि उसके लाइसेंस को रिवॉक कर दिया जाएगा। तो इफ़ द लाइसेंस होल्डर फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर सेक्शन 17(1), जो नोटिस दिया गया है लाइसेंस होल्डर को सेक्शन 17 के 1 के तहत, अगर उसे पूरा कर पाने में असफल रहता है तो भी उसके लाइसेंस को क्या किया जाएगा कि रिवॉक कर दिया जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा, अर्थात सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर लाइसेंस होल्डर, छठा बात ये कहता है, छठा पॉइंट, कि अगर लाइसेंस होल्डर जो है खुद से लाइसेंस अथॉरिटी को कहता है कि अब हमारे लाइसेंस को रिवॉक कर लिया जाए, तो ये किया जा सकता है। और इन 6 ग्राउंड जो है इस पर लाइसेंस को जब भी लाइसेंस अथॉरिटी जो है रिवॉक करेगी या फिर सस्पेंड करेगी, तो लाइसेंस अथॉरिटी जो है ये एक ब्रीफ स्टेटमेंट देगी, रिटन स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया जाएगा। तो एक बार दोस्तों हम लोग ये 6 पॉइंट फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से 6 पॉइंट हैं। अगर पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी संतुष्ट हो जाती है कि ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है, ये आर्म्स एक्ट के तहत या किसी अन्य एक्ट के तहत अपने पास आर्म्स और एम्यूनिशन को रखने के काबिल नहीं है या वो अनसाउंड माइंड का है और अनफिट है। दूसरा बात, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए लाइसेंस को रिवॉक किया जाना नेसेसरी है। तीसरा बात, अगर लाइसेंस ऑब्टेन किया गया है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे करके या फैक्ट को छुपा करके। चौथा बात, अगर जो जिस ग्राउंड पर लाइसेंस दिया जाता है उनमें से किसी ग्राउंड का फुलफिल नहीं किया जा रहा है। पांचवा बात, अगर लाइसेंस होल्डर जो है सेक्शन 17(1) के जो शर्त हैं उसको पालन करने में असफल रहता है तब। और 6 ग्राउंड जो है ये बताता है कि अगर लाइसेंस होल्डर खुद से रिवॉक करने के लिए दे दे एप्लीकेशन, तो
दोस्तों अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमारे लाइसेंस को रिवॉक कर देती है या सस्पेंड कर देती है तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपना अपील डाल सकते हैं। अगर हम उसके कारण से संतुष्ट नहीं हैं तो अगर वो ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट हमें धरा दिया कि हम आपका लाइसेंस को निरस्त कर रहे हैं, इन इन कारणों से निरस्त कर रहे हैं, ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट हमें धरा दिया, तो क्या हम उसे संतुष्ट हो जाएं? अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम क्या करेंगे? हम अपील में जाएंगे। कहाँ पर? डीएम के यहाँ। डीएम के यहाँ अगर हम अपील में जाएंगे, अगर वहाँ से हम हार जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर से अगर हार जाते हैं, कमिश्नर के यहाँ से भी अगर हम हार जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। तो दोस्तों ये अपील हम लोग कर सकते हैं। हमारे लाइसेंस को अगर रिवॉक किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है तो हम लोग बिल्कुल अपील कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 2 जो है आर्म्स एक्ट का सेक्शन 2 बताता है कि जो इंडियन आर्म्स एक्ट जितने भी प्रकार के फायर आर्म्स हैं उन्हें दो भागों में बांटता है। पहला प्रोहिबिटेड आर्म्स और दूसरा नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड। मतलब पहला प्रोहिबिटेड बोर्ड और दूसरा नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड। अब ये बोर्ड क्या होता है दोस्तों? तो ये बोर्ड जो है इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? जो बंदूक होता है उसके जो बुलेट होते हैं उसके डायमीटर को देख करके पता लगाया जाता है कि ये कितने बोर का राइफल है, ये कितने बोर का राइफल है। अब प्रोहिबिटेड बोर जो होते हैं इसका यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल सेना के द्वारा और सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा और स्टेट के पुलिस के द्वारा प्रोहिबिटेड बोर का यूज़ किया जाता है। लेकिन नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का यूज़ इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है जो अपने पास वैलिड आर्म्स लाइसेंस रखे हुए हैं, उनके द्वारा नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो जो एक्ट है आर्म्स एक्ट, ये सेक्शन 2 में फायर आर्म्स को दो कैटेगरीज में बांटता है, 2 मेन कैटेगरीज में बांटता है। पहला प्रोहिबिटेड बोर्ड और दूसरा नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड। हम लोगों के द्वारा यूज़ किया जाने वाला जो बोर्ड मतलब राइफल होता है, पिस्टल होता है, वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों होता क्या था, इसके बाद हमें जानना ये है यहाँ पर कि होता क्या था दोस्तों कि 2008 में जो मुंबई अटैक होता है, अजमल कसाब के द्वारा जो अटैक किया जाता है 2008 में, इसके बाद गन ऑनरशिप के जो नॉर्म्स थे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। अटैक से पहले दोस्तों क्या होता था कि ये जो प्रोहिबिटेड बोर्ड था इसका यूज, प्रोहिबिटेड बोर्ड का यूज जो है सो ऐसे व्यक्ति द्वारा जिन्हें विरासत में मिला है, जिन्हें वंशानुगत रूप से मिला हुआ है बंदूक, वो यूज़ करते थे। वंशानुगत रूप से किसे मिला होता था? जैसे जो राजा के परिवार से आते थे उनके पास प्रोहिबिटेड बोर्ड हुआ करता था तो वो यूज़ करते थे। लेकिन 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक होता है इसके बाद एक चेंज किया जाता है। अब केवल वही इंडिविजुअल अपने पास प्रोहिबिटेड बोर्ड रख सकते हैं जिन्हें सीरियस जान का खतरा हो या फिर उन्हें धमकी मिला हो, बहुत सीरियस धमकी, बहुत ही सीरियस धमकी जिन्हें मिला हो, या फिर उनके फैमिली मेम्बर को मिला हो, या फिर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर उनका जो घर है वो ऐसे जगह पर है जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हमेशा होते रहते हैं, आतंकवादी वो आसन्न क्षेत्र है, मतलब हमेशा वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। और अगर उनका जो जॉब है, उनकी जो नौकरी है वो इस नेचर का है कि उनको टारगेट किया जा सकता है आतंकवादियों के द्वारा, तो उन्हीं के द्वारा अब केवल प्रोहिबिटेड बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का प्रयोग तो दोस्तों आम व्यक्ति द्वारा किया ही जाता है लाइसेंस लेने के बाद। प्रोहिबिटेड बोर्ड का जो लाइसेंस होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का स्टेट के गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड को स्टेट देता है, लेकिन प्रोहिबिटेड बोर्ड का अगर लाइसेंस प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। और वर्तमान में प्रोहिबिटेड बोर्ड केवल आर्मी, सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेज और स्टेट पुलिस के अलावा केवल ऐसे लोग जो टेररिस्ट प्रोन एरिया में रहते हैं, जिसके कारण उनके जो लाइफ है और उनके फैमिली मेम्बर का जो लाइफ है उसे सीरियस खतरा है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस खतरा है, या फिर वो जॉब इस प्रकार का करते हैं कि उन्हें टेररिस्ट के द्वारा टारगेट किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, और यदि ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।